हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम। ओके, जिसके राइटर हैं राजीव अहिर। तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो तो आपका है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक, मीन्स 1498 जब पुर्तगीज़ आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। तो वी टॉक ऑफ एंशियंट मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूटी। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्टिंग्विश क्लियरली व्हेन वन पीरियड एंड्स। मीन्स इसका पूरे का मतलब ये है कि हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि कब कौन आया, उसके क्या इफ़ेक्ट हुए, उसने क्या काम किया, ठीक, कल्चर कैसा था, ये सब पूरी चीज़ें। ठीक, तो जैसा कि दिया हुआ है द पुर्तगीज़ इन इंडिया, द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया। अब जो यूरोपियंस थे उनको इंडिया में आने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक, और उन्होंने कैसे ये आपका ये जो अफ्रीका वाला रूट है इधर से कैसे उन्होंने खोजा। तो 7th सेंचुरी में जो रोमन एम्पायर था यूरोप में वो डिक्लाइन हो गया, वहाँ पर आ गए अरब्स। ओके, अब अरब्स मीन्स आ गए तो उन्होंने इजिप्ट और पर्सिया पे डोमिनेट मीन्स उनका डोमिनेशन हो गया। अब जो डायरेक्ट कांटेक्ट था यूरोपियंस और इंडियन का वो कम हो गया। मीन्स कम क्या हो गया, कोई भी अगर माल इंडिया से यूरोप में जाता था तो पहले क्या था, इनसे पहले तो वो जैसे यहाँ पे 5 रुपए की चीज़ है, ठीक, उस पर टैक्स लगा के तो वो 10 रुपये में वहाँ तक गया। बट जैसे ही अरब्स आए तो वो 5 रुपए की चीज़ 70-80 रुपए में बिकने लगी। मतलब इतनी ज़्यादा वो हो गया टैक्स कि उनको ज़रूरत पड़ गई कि दूसरा जो वो है डायरेक्ट कांटेक्ट वो किसी और रूट से इंडिया के साथ किया जाए। तो direct contact between the Europeans and India declined, and with that the easy accessibility to the Indian commodities। और कौन कौन सी थी वो, स्पाइसेस, कैलिकोज, सिल्क, ठीक, और जो अदर स्टोन्स हैं प्रीसियस, वो सब। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ कि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपोल जो था वो ओटोमैन तुर्क के अंडर आ गया। ओके, और जो इंडिया ये मर्चेंडाइज फ्रॉम इंडिया वेंट टू द यूरोपियन मार्केट थ्रू अरब मुस्लिम इंटरमीडियरीज। वही मतलब कि बीच में जो बिचौलिए थे वो हो गए अरब्स। द रेड सी ट्रेड रूट वाज अ स्टेट मोनोपोली फ्रॉम विच इस्लामिक रूलर्स अर्न ट्रेमेंडस रेवेन्यूज़। अब भाई अगर उनको वो टैक्स ले रहे हैं तो वो भी मतलब कि ग्रोथ होगी उनकी। द लैंड रूट्स टू इंडिया वर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई द अरब्स। रेड सी और लैंड रूट दोनों ही अरब के अंडर आ गए। इन द सर्कमस्टेंसेस द यूरोपियंस वर कीन टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। 15th century यूरोप was gripped by the spirit of the Renaissance with its call for exploration। मीन्स जो 15th सेंचुरी में थे वो यूरोप में पुनर्जागरण का काल है। ठीक, कई कई मतलब कि आविष्कार हो रहे थे। ठीक, तो उसके लिए आपको जो बेसिक कमोडिटीज़ होती हैं वो भी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए ये मतलब चाहते थे कि डायरेक्ट कांटेक्ट इंडिया के साथ किया जाए। एट द सेम टाइम यूरोप मेड ग्रेट एडवांसेस इन द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। शिप बिल्डिंग हो रही थी, ठीक, नेविगेशन के लिए खोजें हो रही थी। हेंस देयर वाज एन ईगरनेस ऑल ओवर यूरोप फॉर एडवेंचरस सी वॉयज टू रीच द अननोन कॉर्नर्स ऑफ द ईस्ट। The economic development of many regions of Europe was also progressing sorry was also progressing rapidly with expansion of land under cultivation, the introduction of improved plus scientific crop management such as crop rotation and increased supply of meat। अब देखो जो लैंड है उसमें कल्टीवेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक, अब जो आपका मीट है उसकी सप्लाई भी ज़्यादा हो रही है। मीट की सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो उसके जो स्पाइसेस चीज़ें हैं, जो मतलब स्पाइसी वो चीज़ें हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, इंडिया की तरफ आएंगे। ठीक, प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो ग्रू एंड विद इट द डिमांड फॉर ओरिएंटल लग्जरी गुड्स ऑल्सो इंक्रीज। ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्ट साइड का। ठीक, Venice and Genoa, which had earlier prospered through trade in Oriental goods, were too small to take on the mighty Ottoman Turks or to take up major exploration on the
और ये ऑन देयर ओन। जो वेनिस और वो जेनुआ थे, वो दोनों ही स्टार्टिंग से इंडिया के साथ ट्रेड करते थे ओटोमैन अम्पायर के पहले। ठीक, ये मतलब कि रोमन अम्पायर के पहले। तो अब जैसे ही ओटोमैन एम्पायर आया, तो ये दोनों स्टेट जो थे वो बहुत छोटे थे, ये अकेले उनका सामना नहीं कर सकते थे ओटोमैन तुर्क्स का। ठीक, तो ये एक सपोर्ट, एक मतलब सपोर्टर की तरह काम करेंगे वेनिस एंड जेनोवा। जो आपके नॉर्थ यूरोपियन थे, वो पुर्तगाल और स्पेन को मनी और मैन के तौर पे सहायता कर रहे थे। और जो आपका जेनोवा था, वो किस तरह से सहायता कर रहा था, वो शिप्स और जो भी टेक्निकल नॉलेज है उस तरह से। इट इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड दैट पुर्तगाल हैड एज्यूम्ड द लीडरशिप इन क्रिस्टेंडम्स resistant to Islam, even as it had taken on itself the spirit of exploration that had characterized the Genoese। ठीक, मतलब कि पुर्तगाल ने एक लीडरशिप, मतलब कि लीडर की तरह काम किया है। ठीक, इसके बाद क्या है, historians have observed that the idea of finding an ocean route to India had become an obsession for Prince Henry of Portugal। ये एक दूसरी थ्योरी है कि जो प्रिंस हेनरी थे पुर्तगाल के, उनका ऑब्सेशन था। ठीक, वो मतलब ऑब्सेस्ड थे कि इंडिया के लिए कोई ओशियन रूट खोजा जाए, और उनको मतलब उनका निक नेम है नेविगेटर। इसके बाद है पोप निकोलस फाइव गेव प्रिंस। उन्होंने पोप निकोलस जो थे, उन्होंने वो प्रिंस हेनरी को एक बुल दिया था। वो बुल इस चीज़ का सिंबल था कि आपको पूरे राइट हैं कि आप ओशियन रूट खोज सकते हैं, राइट टू नेविगेट। ठीक, द सी टू द डिस्टेंट सोर्स ऑफ द ओरिएंट, मतलब ईस्ट साइड में आपके पास राइट हैं। ठीक, इसके बाद है, बट क्या हुआ, प्रिंस हेनरी की डेथ हो गई। ठीक, इसके बाद 1487 में जो आपका पुर्तगीज़ नेविगेटर था बार्थोलोम्यू डियाज, वो अफ्रीका के कॉर्नर तक पहुंचा था जिसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। बट उसके आगे वो नहीं बढ़ पाया, बट वो ये कन्विंस हो गया कि इसके बाद अब इंडिया ज़्यादा दूर नहीं है। उसके ही 10 साल बाद 1497 में, ठीक, जो क्या हुआ कि हमारे जो पुर्तगाली थे, वो वास्को डिगामा, वो अपने मतलब कि शिप के साथ आए और वो इंडिया में आ गए 1498 में। बट ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास 1494 में हुई थी। ये किसके किसके बीच हुई थी, पुर्तगाल और स्पेन के बीच में। इनके बीच में एक वो हुई थी डील कि जो भी वेस्ट वाला पार्ट है उस पर स्पेन करेगा राज, और जो ईस्ट वाला पार्ट है उस पर पुर्तगाल। ओके, मतलब कि उस तरफ जाएंगे वेस्ट में स्पेन और ईस्ट में जाएंगे पुर्तगालीज़। अब इसके बाद 1497 में वो वास्को डिगामा वो चले और मई 1498 में पहुंच गए। अब इनका वेलकम करने के लिए कौन था, अब्दुल मजीद। ठीक, ये मतलब कि गुजराती पायलट था। ये मतलब कि इंडिया का जो कोस्ट था उसे थोड़ी दूर से वो लेकर आया था इनका शिप, और इनका वेलकम किया था कलीकट के वो हिंदू रूलर थे जमोरिन, उन्होंने इनका वेलकम किया था। बट वो ये नहीं जानते थे इनकी इंटेंशंस कि ये यहाँ पे राज करने आ रहे हैं बिजनेस के साथ साथ। इसके बाद एज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज किंगडम वाज ड्यू टू कलीकट पोजीशन एज एन इंटरपोर्ट, ही अकॉर्डेड अ फ्रेंडली रिसेप्शन इन वास्को डिगामा। द अरब ट्रेडर हु हैड अ गुड बिजनेस ऑन द मलाबार कोस्ट वर अप्रेंसिव एंड वर नॉट। जो मतलब कि देखिए, कहीं पर भी अगर कोई एक बिजनेसमैन है, दूसरा अगर वहाँ पर आएगा तो उसको उससे मतलब वो ये नहीं चाहेगा कि ये भी यहाँ पे इसका बिज़नेस सेटल हो पाए। वही चीज़ आपका अरब लोग के साथ था कि अरब ये नहीं चाहते थे कि पुर्तगीज़ भी यहाँ पे सेटल हो पाएँ, तो उन्होंने बहुत कोशिश करी कि पुर्तगीज़ यहाँ से चले जाएं, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए। फॉर सेंचुरी द ट्रेडिंग सिस्टम इन द इंडियन ओशियन हैड न्यूमरस पार्टिसिपेंट्स। तो कई सालों से यहाँ पे इंडियंस जो मतलब बिज़नेस कर रहे थे, अरब्स कर रहे थे, अफ्रीकन्स कर रहे थे, चाइनीज़ थे, जवानीज़ का मतलब इंडोनेशियन, अमंग अदर। बट दीज पार्टिसिपेंट्स हैड एक्टेड अकॉर्डिंग। बट ये जितने भी थे इनका ये था, ये बिज़नेस करेंगे चले जाएंगे। ठीक, मतलब कोई यहाँ पे सेटल नहीं होना चाहता था, और सबको प्रॉफिट हो रहा था, तो किसी को कोई मतलब कि एक दूसरे में दखल नहीं दे रहा था। बट पुर्तगीज़ ने चेंज कर दिया पूरा मामला। वो मतलब मोनोपोली लाना चाहते थे, वो सारा प्रॉफिट खुद ही लेना चाहते थे। तो उन्होंने सबको मतलब कि अब जो जो उनके कॉम्पिटिटर थे उनको हटाना स्टार्ट किया, स्पेशली अरब। इसके बाद क्या हुआ, वास्को डिगामा यहाँ पे 3 महीने रहे। फिर जब वो पुर्तगाल वापस गए
तो वो एक रिच कार्गो के साथ गए, ठीक। और उसका जो प्रॉफिट उन्हें हुआ वो 60 टाइम्स हुआ। तो वहाँ पर गए, लोगों को पता चला, तो और भी लोगों के अंदर मतलब कि जिज्ञासा बढ़ी, तो और भी लोग उसके बाद आए। ठीक। इसके बाद 1500 में पेड्रो अल्वारेस वो कब्राल आए। वो स्पाइसेस के ट्रेड के लिए आए थे, और उन्होंने एक निगोशिएशन के थ्रू अपनी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली कैलीकट में, ठीक। फिर इसके बाद उन्हीं के टाइम में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। देयर वाज एन इंसिडेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन द पुर्तगीज फैक्ट्री एट कलीकट वाज अटैक्ड बाय द लोकल्स रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ सेवरल पुर्तगीज। तो जो लोकल्स थे उन्होंने उनकी फैक्ट्री पे हमला कर दिया, कई लोग मारे गए। तो इससे क्या हुआ कि कैब्राल जो था उसने अरब की जो मर्चेंट शिप थी उसको कैप्चर कर लिया और कई लोगों को मार दिया। कैलीकट पे भी मतलब कि उसने कैब्राल ने बमबारी की। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कैब्रल सक्सीडेड इन मेकिंग एडवांटेजियस ट्रीटीज विद द लोकल रूलर्स ऑफ कोचीन एंड कैन्नूर। लेकिन देखो भाई अब कोई भी दो बिजनेसमैन है, और जो लोकल रूलर होगा वो उसी को सपोर्ट करेगा जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी, ठीक, जो मतलब कि ज़्यादा हैवी पड़ेगा। तो अब इससे तो साफ पता चल रहा है कि कैब्राल ने मतलब कि अरब्स को हरा दिया। तो जो लोकल रूलर्स होंगे वो ट्रीटी करेंगे आपके कैब्राल के साथ, ठीक। कोचीन और कन्नूर के जो राजा थे उन्होंने उसके साथ ट्रीटी कर ली। वास्को डी गामा वंस अगेन, वास्को डी गामा फिर से 1501 में फिर से आए, और द जमोरिन डिक्लाइन टू एक्सक्लूड द अरब मर्चेंट इन फेवर ऑफ द पुर्तगीज। बट जमोरिन ने पूरी तरह से अरब मर्चेंट्स को एक्सक्लूड करने की जो मांग थी उसको डिक्लाइन कर दिया, ओके। When Vasco combined commercial greed with ferocious hostility and wreaked vengeance on Arab shipping wherever he could। तो वही चीज़ हो गई कि वास्को डी गामा ने कोशिश करी कि अरब्स को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया जाए, बट वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाए। हिज रप्चर विद द जमोरिन दस बिकम टोटल एंड कंप्लीट। वास्को डी गामा सेटअप, फिर उन्होंने कन्नूर में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, धीरे धीरे कलीकट में भी खुली, कन्नूर और कोचीन, ये जो तीन जगह थी ये इम्पॉर्टेंट सेंटर हो गए पुर्तगीज़ के, ठीक। ट्रिपल सी इसको बोला जाता है, कोचीन, कन्नूर और कैलीकट। तो ये जो लाइन है इसको इम्पॉर्टेंट मान के याद रखिएगा। कैलीकट, कन्नूर और कोचीन जो थे वो इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर थे, पुर्तगीज़ के। Gradually, under the pretext of protecting the factory and their trading activity, the Portuguese got permission to fortify these centers। फिर उन्होंने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री को सुरक्षित करने के लिए और अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने इसको फोर्टिफाई करने का भी परमिशन ले ली। अब इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये जो है ये ऑफिशियली पुर्तगीज़ गवर्नमेंट जो थी उसके गवर्नर के तौर पे आए। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज़ इन इंडिया, तो वो होंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये आए थे 1505 में, और इनका जो वो था ड्यूरेशन वो था 3 साल का। इनको मतलब कि फोर्स भी पूरी आई थी, ठीक। इनको मनी के तो जो मतलब कि फाइनेंशियल हेल्प होती है वो भी किंग ऑफ पुर्तगाल से मिल रही थी, ओके। और इनको बोला गया था कि ये अपनी पोजीशन को इंडिया में कंसोलिडेट करें, और जो मुस्लिम ट्रेड है उनको एडन, ऑर्मुज़ और मलक्का में कम करें या फिर ख़त्म कर दें। और इनको बताया गया था कि जो अंजरडीवा, कोचीन, कन्नूर और किलवा है वहाँ पे जो इनके सेंटर हैं उनको फोर्टिफाई करें। What Almeida, however, encountered along with the opposition of Jamorin was a threat from the Mamluk Sultan of Egypt। जो अल्मीडा था उसको जमोरिन के साथ साथ जो मामलुक सुल्तान था इजिप्ट का, उनसे भी खतरा था, ठीक। Encouraged by the merchants of Venice whose lucrative commerce was now at risk due to the Portuguese interference। अब देखो, जेनुआ और वेनिस ने स्टार्टिंग में मदद की थी किसकी, पुर्तगीज़ की, बट अब उन्हीं का ही बिज़नेस रिस्क पे आ गया था, क्योंकि ये जो पुर्तगीज़ थे ये मोनोपोली लाना चाहते थे। तो अब क्या करेगा वेनिस अब
इधर अरब की मदद करेगा। ओके, मतलब कि अगर पुर्तगीज़ स्टेब्लिश हो जाएंगे तो उनका बिज़नेस तो ज़ीरो हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि ज़्यादा टैक्स देकर कुछ बिज़नेस तो उनका बना रहेगा। तो इसलिए वेनिस ने अब अरब की मदद करना स्टार्ट कर दिया। ओके, 1507 में क्या हुआ, पुर्तगीज स्क्वाड्रन वाज डिफीटेड इन अ नेवल बैटल ऑफ दीव बाय द कंबाइंड इजिप्शियन एंड गुजरात नेवीज़। अब इसमें क्या हुआ कि 1507 में पुर्तगीज़ और इजिप्ट प्लस गुजरात नेवी की कंबाइंड मतलब फोर्स थी, उन दोनों की बैटल हुई। उसमें क्या हुआ कि अल्मीडा का जो बेटा था वो मारा गया। इसका जो रिवेंज वो अल्मीडा ने लिया नेक्स्ट ईयर। इन्होंने दोनों नेवीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक, जो अल्मीडा की पॉलिसी बोली है जो है उसको बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब ये इंडियन ओशियन है इधर साइड में, तो यहाँ पे पूरी तरीके से पुर्तगीज़ का दबदबा होना चाहिए। अब इसके बाद अल्फोंसो डी अल्बुक्विर्क्यू, ये आए आपके 1509-10 के अराउंड में। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज़ पावर इन द ईस्ट। ठीक, इसको रियल फाउंडर माना जाता है क्योंकि इन्होंने मतलब कि जो मतलब मेन पॉलिसीज़ होती हैं ना, कई जगह सेंटर को सिक्योर किया, फोर्ट बनाए, तो पूरी तरीके से पुर्तगीज़ को इस्टेब्लिश कर दिया इंडिया में। ओके, और देयर वर पुर्तगीज स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन ईस्ट अफ्रीका, रेड सी, ऑर्मुज़, मालाबार और मलक्का। ठीक, और इन्होंने जो इधर वाला वो था सी, उस पर इन्होंने अपना परमिट से वो सिस्टम स्टार्ट कर दिया। इनकी फैक्ट्री इनके सेंटर के आसपास से कोई भी शिप अगर निकलेगा तो वो इनको टैक्स देगा। इस तरह का सिस्टम इन्होंने बना लिया। अब देखिए, द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टिम्बर इन द गल्फ एंड रेड सी रीजन फॉर शिप बिल्डिंग ऑल्सो हेल्प द पुर्तगीज इन दियर ऑब्जेक्टिव। रेड सी और गल्फ एंड रेड सी के आसपास टिम्बर नहीं होता है। ठीक, तो अब अगर ये नहीं होगा तो उनकी जो नेवी होगी, शिप बिल्डिंग होगी, वो भी अच्छी नहीं होगी। ये जो बात थी ये मदद की पुर्तगीज़ की, नहीं, बट पुर्तगीज़ की जो नेवी थी वो अच्छी थी, तो इसी बात का फ़ायदा उन्हें मिला। 1510 में अल्बुकर्क्यू ने गोवा को एक्वायर कर लिया सुल्तान ऑफ बीजापुर से। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। द प्रिंसिपल पोर्ट ऑफ द सुल्तान ऑफ बीजापुर बिकेम द फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी टू बी अंडर द यूरोपियन सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर के टाइम से, मीन्स 321 BC से। उसके बाद इंडियन टेरिटरी अगर कोई यूरोपियंस के कब्जे में आई है तो वो है गोवा। 1510 में किसने किया? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू ने। और एक बात और, इन्होंने जो सती प्रथा थी उसको भी ख़त्म कर दिया था। द पुर्तगीज मैन हु हैड कम ऑन द वॉयज एंड स्टेड बैक इन इंडिया वर फ्रॉम अल्बुकर्क, मतलब कि पुर्तगीज़ यहाँ पर आते थे तो वो यहीं पे बस जाते थे। ये जो प्रथा स्टार्ट हुई थी ये अल्फोंसो के टाइम से हुई थी। उन्होंने यहीं पे शादी कर ली, यहीं पे उनका पूरा घर बस गया। ठीक है, यहीं पे उनके बच्चे भी हो गए। तो ये जो सिस्टम था ये अल्फोंसो के टाइम से स्टार्ट हुआ। इन गोवा एंड द प्रोविंस ऑफ द नॉर्थ दे एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज विलेज लैंडलॉर्ड। और गोवा और उसके आसपास के इलाके में ये विलेज लैंडलॉर्ड की तरह इस्टेब्लिश हुए। इन्होंने नई रोडें बनाई, इरिगेशन पे काम किया, जो आपकी टोबैको और कैशू नट की जो खेती है वो भी इन्होंने स्टार्ट करी थी। कोकोनट, इस तरह का जो सिस्टम था ये इन्होंने स्टार्ट किया था। और सिटी में ये आर्टिज़न, मास्टर क्राफ्ट्समैन, मतलब इस तरह से ये इस्टेब्लिश हुए। इसके बाद नीनो डा क्यूना, ये आपके आए 1529 में, नवंबर 1529 में। इन्होंने आने के अपने 1 साल बाद ही जो कोचीन थी इनका हेडक्वार्टर, वहाँ से गोवा में शिफ्ट कर लिया। और जो आपके गुजरात के बहादुर शाह थे उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मुग़ल एम्परर हुमायूं से, तो उन्होंने क्या किया, इनको बुला लिया अपनी मदद करने के लिए और इनसे बोला कि आप लोग बसीन का आइलैंड ले लीजिए और मदद करिए मुग़ल एम्परर हुमायूं के अगेंस्ट। बट थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि बाहर जो आपके हुमायूं थे वो गुजरात से बाहर आ गए, मतलब उन्होंने इस तरफ मतलब कि ध्यान देना ख़त्म कर दिया। तो अब बहादुर शाह और हुमायूं का कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं बचा। तो अब बहादुर शाह ने क्या किया, पुर्तगीज़ को भी साइड करना स्टार्ट कर दिया।
तो 15 हाउ एवर बहादुर शाह रिलेशन विद द पुर्तगीज बिकम श्योर, वो इसीलिए हुए थे कि अब बहादुर शाह चाह रहे थे कि पुर्तगीज़ अब यहाँ से चले जाएं उनके एरिया से, जो कि अब होने वाला नहीं। तो दोनों के बीच में फाइट हुई। अब ये हुई कि एक टाउन में दीवार खड़ी हो गई, पार्टीशन हो गया। अपोजिंग दिस द पुर्तगीज स्टार्टेड निगोशिएशन इन द कोर्स ऑफ विच द रूलर ऑफ गुजरात वाज इनवाइटेड टू अब ये जो पार्टीशन हुआ था, इस पे बात करने के लिए पुर्तगीज़ ने बुलाया गुजरात के जो आपके बहादुर शाह राजा को, और उन्होंने एक शिप में बुलाया। वहाँ पे उनकी मर्डर हो गया 1537 में। Da Cunha also attempted to increase Portuguese influence in Bengal by settling many Portuguese nationals there with Hooghly as their headquarters. इन्होंने बंगाल में भी अपनी जो सेंटर थे वो इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किए। तो ये कब, उसके बाद 1537 के बाद, और वहाँ पे जो मेन हेडक्वार्टर था वो था हुगली। अब देखिए फेवरेबल कंडीशन फॉर पुर्तगीज़। सबसे बड़ी बात तो जो अभी बताया, टिम्बर नहीं होता है रेड सी में, रेड सी और उसके आसपास के इलाके में, एक वो हो गया। दूसरी चीज़, इन इंडिया एक्सेप्टिंग गुजरात विच वाज रूल्ड बाय द पावरफुल महमूद बेगारा फ्रॉम 1458 to 1511 द नॉर्दर्न पार्ट वाज मच डिवाइडेड अमंग मैनी स्मॉल पावर। जो नॉर्दर्न वो इंडिया था वो कई छोटी छोटी पावर में डिवाइड था। इन द डेक्कन द बहमनी किंगडम, जो आपका डेक्कन में क्या था, बहमनी किंगडम, वो टूट रहा था छोटे छोटे वो स्टेट में। मतलब कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं थी उस टाइम। ओके, तो इसलिए इन्होंने ईज़िली मतलब कि अपना जो इस्टेब्लिश कर लिया पूरा मामला। इसके बाद पुर्तगीज़ स्टेट, द जनरल टेंडेंसी इज़ टू अंडर एस्टिमेट द पुर्तगीज़ होल्ड इन इंडिया। मतलब स्टार्टिंग में इनको एक बिजनेसमैन की तरह माना गया, ठीक। तो इसीलिए धीरे धीरे करके कब ये इन्होंने मतलब कि कब ये मतलब बिजनेसमैन से रूलर के तौर पे काम करने लगे, कुछ पता नहीं चला। 50 साल के अंदर पुर्तगीज़ हैड ऑक्यूपाइड सम 60 माइल्स ऑफ कोस्ट अराउंड गोवा। जब गोवा के आसपास उन्होंने 60 माइल तक उन्होंने कैप्चर कर लिया। मुंबई से दमन एंड दीव, गुजरात, ये सब उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया है। साउथ में मैंगलोर, कन्नूर, कोचीन, कलीगढ़, ये सब तो इम्पोर्टेंट सेंटर उनके थे ही। तो इस तरह से, और उसके बाद सैंथोम, नागपट्टिनम तमिलनाडु में, सैंथोम चेन्नई, ये सब इन्होंने ईस्ट कोस्ट साइड में इस्टेब्लिश कर लिए अपने सेंटर। अब 16th सेंचुरी के एंड तक हुगली जो है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर भी उनका जो इस्टेब्लिशमेंट था वो स्ट्रॉन्ग हो गया। और इसके बाद क्या हुआ कि 1570 में ट्रीटीज़ वर साइन बिटवीन गोवा एंड द डेक्कन सुल्तान इन 1570 विच वर रेगुलरली रिन्यूड एज लॉन्ग एज देयर किंगडम्स lasted. The Portuguese always had a role to play in the successive battles for the balance of power between, मतलब कि अब इन्होंने क्या स्टार्ट करा कि जैसे कि विजयनगर और डेक्कन सुल्तान के बीच में फ़ाइट चल रही है, तो इन्होंने दोनों के बीच में एक को सपोर्ट करके अपना राज इस्टेब्लिश करने का काम किया। ओके, Interestingly, the Portuguese, the first Europeans to come in India, were also the last to leave this land. पुर्तगीज़ सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए 1961 में गए, जब उनको गोवा, दमन एंड दीव से निकाला गया। पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सबसे पहले वाइसरॉय आता था, गवर्नर, वो 3 साल के लिए होता था, उसके साथ एक सेक्रेटरी होता था, ठीक, और इसमें होता था एक वेडर द फेजेंडा, ठीक। ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता था रेवेन्यूज़ के लिए, डिस्पैच ऑफ फ्लीट के लिए, और इसके बाद फैक्टर होते थे, ठीक, जो मतलब कि कैप्टन्स होते थे अफ्रीका से लेके चाइना तक। जो मतलब फोर्ट बनते थे उनके कैप्टन होंगे, कैप्टन को असिस्ट करने के लिए फैक्टर होते थे, ठीक, उनको फैक्टर बोला जाता था। रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? स्टार्टिंग में जो पुर्तगीज़ थे उन्होंने जो इस्लाम के विरोधी थे, ठीक, तो जो हिंदूज़ थे उनको सपोर्ट करते थे, बट धीरे धीरे वो हिंदूज़ के भी अगेंस्ट हो गए। ओके, तो इसीलिए मतलब ये ज़्यादा दिन तक
मतलब कि ये उस तरह से राज नहीं कर पाए जिस तरह से ब्रिटिश कर पाए, क्योंकि ये जो लोकल लेवल पे लोग थे उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया। रिलीजियस पॉलिसी की टॉलरेंट थी, मीन्स ना, और ये चाहते थे कि पूरे इंडिया में क्रिश्चियनिटी का बोला वाला हो। ठीक, इन सितंबर 1579 में अकबर, तो ये देखिए इनको पहला मौका कब मिला, 1579 में अकबर ने एक लेटर लिखा गोवा की अथॉरिटी को कि दो जो मतलब कि आपके सबसे काबिल प्रिस्ट हों उनको भेजा जाए। तो इन्होंने भेजा भाई, किसको भेजा, रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मॉन्सरेट को। अब ये इनके पास मौका था, अगर आपका राजा हो जाएगा क्रिश्चियन तो पूरी जनता हो जाएगी। बट अकबर समझदार था। व्हेन दे रीच फतेहपुर सीकरी 28 फरवरी 1580 दे वर रिसीव्ड विद ऑनर। एक्वाविवा एंड मॉन्सरेट वेंट, बट 1583 में इनको वापस भेज दिया गया। तो इस तरह से इनकी होप तो ख़त्म हो गई। बट सेकंड इनका मिशन अकबर ने 1590 में स्टार्ट हुआ। फिर से कुछ लोग को भेजा और 1592 में वापस चले गए। तीसरा मिशन 1595 में लाहौर में बुलाया गया। यहाँ पे जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिनहीरो को बुलाया गया। तो ये 3 मिशन हो गए। ठीक, सबसे पहले 1579, दूसरा 1580, दूसरा हो गया 1590 और तीसरा हो गया 1595। बट ये हुआ कि ये लोग सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि जो अकबर थे इनके बाद जहांगीर आए, तो ये इन्होंने उनको सक्सेस होने नहीं दिया। ठीक, ये लोग आए, उनसे जो सीख सकते थे वो उन्होंने सीखा और वापस। ओके, gradually his temporary estrangement from the Jesuits ended, and in 1606 he renewed his favors to them. The elegant and spacious church at Lahore was allowed to be retained by them along with the collegium or priest residence. बट इन्होंने 1606 में जहांगीर ने उनको एक चर्च बनाने के लिए एक मतलब जगह दे दी, और वहाँ पे प्रीस्ट अपना रहे आवास के लिए। और 1608 में a number of baptism were carried out in Agra, the priest publicly acting with as much liberty as in Portugal. ठीक, मतलब कि अपनी सभाएं कर सकता था, लोगों को ज्ञान दे सकता था, जो भी अच्छी चीज़ें हैं पब्लिकली। तो इस तरह से इनको मतलब कि जो फ्रीडम थी इनकी बढ़ गई। इसके बाद क्या हुआ, पुर्तगीज़ लूज फेवर विद द मुगल्स। 1608 में विलियम हॉकिंस आए, ठीक, अपने सिर्फ हेक्टर के साथ सूरत में, ब्रिटिश। उन्होंने जेम्स वन को लेटर लिखा। ये मतलब कि जेम्स वन का जो लेटर था वो अपना लाए थे, उन्होंने मुग़ल कोर्ट में जहांगीर को दिया और उन्होंने बिज़नेस करने के लिए परमिशन मांगी। और बट फादर पिनहीरो जो कि आपके 1595 में आए थे, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि ये वहाँ तक पहुँच ना पाएँ, बट वो सक्सेस नहीं हुए। जहांगीर ने हॉकिंस के गिफ्ट एक्सेप्ट किए जो वो लाए थे, और हॉकिंस भी जानता था तुर्की, और जो एम्परर थे वो भी तुर्की में, तो दोनों के भी किसी भी इंटरप्रेटर के मतलब कि काम नहीं पड़ा। तो दोनों एक दूसरे की बातें समझ सकते थे, लैंग्वेज मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। द पुर्तगीज नॉट ओनली मेड मनी एज ट्रेडर बट आल्सो स्टार्टेड अ क्रूअल स्लेव ट्रेड बाय परचेजिंग और सीजिंग हिंदू एंड मुस्लिम चिल्ड्रन whom they brought up as Christians. अब इन्होंने पुर्तगीज़ ने स्लेव ट्रेड स्टार्ट कर दिया, और जो आपके हिंदू और मुस्लिम बच्चे होते थे उनको वो क्रिश्चियंस की तरह पालते थे। इन द कोर्स ऑफ देयर नेफेरियस एक्टिविटी दे सीज 2 स्लेव गर्ल। हाँ, मुमताज़ महल की 2 दासियाँ थीं, उनको इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब वहीं पे 24 जून 1632 को ये हुआ कि मुग़ल ने अब इसके मतलब कि अपोज़ किया जाएगा मुग़ल के द्वारा कि आपने कैसे 2 दासियों को कैप्चर कर लिया, तो मुग़ल ने हुगली को कैप्चर कर लिया। तो इससे उनका जो वो था कॉन्फ्लिक्ट, ये पुर्तगीज़ और मुग़ल का, ये स्टार्ट हो गया। शाहजहाँ ऑर्डर द बंगाल गवर्नर कासिम खान टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पुर्तगीज़। शाहजहाँ ने वो ऑर्डर दिया बंगाल के गवर्नर को कि आप पुर्तगीज़ के अगेंस्ट कोई एक्शन लीजिए। द सीज ऑफ हुगली फाइनली लेड टू द पुर्तगीज़ fleeing the Mughals suffered a loss of 1000 men। जो आपके मुगल्स थे इस बैटल में 1000 आदमियों को उनका लॉस हुआ, मतलब मारे गए। बट 400 पुर्तगीज़ थे, उनको भी उन्होंने जेल में डाल दिया।
मतलब कि कैप्चर कर लिया आगरा में। और जो मतलब कि जो जिनको जेल हुई थी उनको ऑप्शन दिया गया, या तो आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए या तो आप स्लेव बने रहिए। द persecution of Christians continued for some time, after which it died down gradually. डिक्लाइन ऑफ द पुर्तगीज़। अब 18th सेंचुरी के दौरान द पुर्तगीज़ इन इंडिया लॉस्ट देयर कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस, दो सम ऑफ देम स्टिल कैरिड ऑन ट्रेड इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड मैनी टुक टू पायरेसी एंड रॉबरी। 18th सेंचुरी के दौरान तक जो पुर्तगीज़ ट्रेड था वो कम हो गया। अब कोई मतलब कि इंडिविजुअल अगर ट्रेड करता था तो करता था, बाकी पायरेसी रॉबरी इस तरह के काम करने लगे। इनफैक्ट हुगली वाज यूज्ड बाय सम पुर्तगीज एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। हुगली को एक मतलब कि पायरेसी के बेस की तरह का यूज़ किया गया कि बे ऑफ बंगाल में। द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज वाज ब्रॉट अबाउट बाय सेवरल फैक्टर्स। तो इसके तो कई फैक्टर हैं, ठीक। सबसे पहले उनकी रिलीजियस पॉलिसी, डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक। डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील, तो उससे क्या हुआ, ब्राज़ील की डिस्कवरी से पुर्तगीज़ की गवर्नमेंट का ध्यान उस तरफ हो गया, वेस्ट की तरफ, ठीक। स्पेन और पुर्तगाल 1580-81 में क्या हुआ, स्पेन और पुर्तगाल मिल गए। अब ये दोनों मिल गए इधर, उधर मिल गए इंग्लैंड और हॉलैंड। अब दोनों के बीच फाइट हुई, इंग्लैंड और हॉलैंड ने इनको हरा दिया। तो अब इंडिया में बोलबाला हो गया ब्रिटिश का। तो ये भी एक हो गया। अब ये पूरी टेबल दी हुई है कि कब कब कौन कौन, पूरी टाइमलाइन दी हुई है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि 1498 में तो आए, ठीक। 1503 में फर्स्ट पुर्तगीज़ फोर्ट बना कोचीन में। 1505 में दूसरा बना। 1509 में आपका डिफीट ऑफ द वो गुजरात, इजिप्ट और जमूरिन के कंबाइंड जो फोर्स थी उसको हराया। 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया। 30 में गोवा को कैपिटल बना दिया गया नीनो डा क्विना के द्वारा। 1535 में दीव को कैप्चर कर लिया। 1559 में दमन को कर लिया। 1596 में पुर्तगीज़ को भगा दिया गया डच के द्वारा साउथ ईस्ट एशिया से। 1612 में सूरत को कैप्चर कर लिया ब्रिटिश ने इनसे। 1600 से वो 63 में सारे फोर्ट जो थे मालाबार कोस्ट के वो डच ने कैप्चर कर लिए। अब सिग्निफिकेंस तो इसका खुद ये लोग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। मतलब कि इनके राज के वो करने से क्या क्या इफ़ेक्ट हुए इंडिया में, ठीक। सबसे पहला इफ़ेक्ट क्या हुआ कि जो इनकी जो मिलिट्री जो वो थी इनोवेशन, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई। जैसे मैचलॉक मैन, बॉडी आर्मर, गन्स, ये सब हो गए। और जो शिप बिल्डिंग थी ये मुग़लों ने सीख ली, ठीक। फील्ड गन, ये सब, ओके। मल्टी डेक्ड शिप देखिए लिखा हुआ है, तो ये सब इन्होंने सीख लिए। द आर्ट ऑफ द सिल्वर इसमें, गोल्ड स्मिथ, ये सब इंडिया में डेवलप हो गई, ओके। तो ये थे आपके पुर्तगीज़, ठीक। अब हम लोग कल देखेंगे डच कितने समय के लिए आए। डच तो ज़्यादा समय के लिए नहीं आए, ज़्यादा समय तक मतलब ये रहे, बट इन्होंने इतना अपना जो एक्सपेंसन था वो इनका इतना नहीं हुआ, ओके। तो मेन आपका इसके बाद आएगा फ्रेंच और ब्रिटिश का। तो कल हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। इसकी आप लोग बुक ले लीजिएगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो मैं चलो जितना पढ़ा दूँगा ठीक है, बट आपको खुद से एक बार रीडिंग करनी ही पड़ेगी, ओके। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब दिस चैनल।